तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे लेक्चर में संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले के लेक्चर में भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई अनुसूचियों को देखा था। तो स्टूडेंट्स, उसमें हमने देखा था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसके आगे के लेक्चर में हम आज देखने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना में अगर देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान में कैसे शामिल हुई। उद्देशिका प्रस्तावना या संविधान में कैसे शामिल हुई। तो हमने हमारे पहले के लेक्चर में पढ़ा था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने एक उद्देशिका प्रस्ताव पारित करा था। उसी उद्देशिका प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो उद्देशिका थी ये 13 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार करी थी या इस पर स्वीकृति दी थी। इसी उद्देशिका प्रस्ताव को भारतीय संविधान की वर्तमान की प्रस्तावना कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ साइड में आप देखेंगे तो भारतीय संविधान के नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है उद्देशिका। यह वही उद्देशिका वर्ड है जो 13 दिसंबर के दिन पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, वह किस प्रारूप में है, वह कैसी है। तो स्टूडेंट्स, ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, यहाँ लिख सकते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 हिंदी दिनांक मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एवं हमारे लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टूडेंट, सबसे पहले बात ध्यान देने योग्य है कि प्रस्तावना का कर्म कभी भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में जो कर्म है, जैसे कि देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है न्याय शब्द। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने न्याय का उल्लेख है, तो स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिसे आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं SAR, SAR, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्टूडेंट्स, इसमें कर्म याद रखिएगा, सामाजिक पहले, बीच में आर्थिक और उसके बाद राजनीतिक। अगर आपसे बात पूछी जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो आइए अब देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता शब्द किस प्रकार उल्लेखित है। तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, अब स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना लागू कब हुई थी, तो यहाँ पे दी गई है इसकी डेट 26 नवंबर 1949 और हिंदी डेट पूछी जाए तो मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। स्टूडेंट्स, हमारे संविधान की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है। तो आइए अब देखते हैं प्रस्तावना रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, और जो प्रस्तावना के अंदर कीवर्ड है उनका अर्थ क्या होता है। मैंने आपको दूसरे लेक्चर में बताया था कि जो कीवर्ड है
वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ ऐसे कीवर्ड है जिसका आज हम वर्णन देखेंगे। तो सबसे पहले है समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्र, उसके बाद गणराज्य। स्टूडेंट्स, इन शब्द का मोटा मोटा अर्थ मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन हम हमारे एग्जाम के नज़रिए से, मेंस के नज़रिए से इनको आज देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली हेडिंग लगाइए, पहली हेडिंग लगाइए कुछ तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। तो आइए देखते हैं तथ्य। सबसे पहले सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया था? तो सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था और अमेरिका के पश्चात भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अब अगला फैक्ट लिखिएगा। प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का सार कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की भूमिका कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपसे बात की जाए कि संविधान का परिचय किसे कहते हैं तो प्रस्तावना, संविधान का सार किसे कहते हैं तो प्रस्तावना, और संविधान की भूमिका किसे कहते हैं तो प्रस्तावना। स्टूडेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि संविधान का परिचय प्रस्तावना को किसने कहा है तो यहाँ पे आप एक नाम लिखिए, N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा है। स्टूडेंट्स, एक तथ्य और लिखिए कि आज तक में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कितने बार हुआ है? एक बार। तो वह कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो वह 3 शब्द थे समाजवादी, दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द था अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक में एक संविधान संशोधन हुआ है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। इसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट की। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो यहाँ पे आप नाम लिखिए, ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है और प्रस्तावना को संविधान का परिचय N.A. पालकीवाला ने कहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना के अलावा और किसे कहते हैं
संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को कहा है, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। किसने? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। अगर अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुरदास भार्गव। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने बताया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया। अब अगर आपसे पूछा जाए भारतीय मूल या भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है? भारतीय राज्य की प्रकृति स्टूडेंट्स है संप्रभु, समाजवाद और अखंडता बनाए रखना। एक तो संप्रभु, एक समाजवादी और एक अखंडता। इसका जिक्र भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो स्टूडेंट्स, प्रस्तावना के रिलेटेड अगला फैक्ट है कि तो अब आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने शक्ति किसमें निहित करी है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने शक्ति भारत के लोगों में निहित करी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ लिखा है, तो यह प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग। इसका अर्थ होता है कि प्रस्तावना ने शक्ति का स्रोत जनता को माना है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की प्रकृति किस प्रकार है, तो प्रस्तावना की प्रकृति संप्रभु। यहाँ पे प्रस्तावना और राज्य की प्रकृति पूछा जाए तो भी कैसी रहेगी? संप्रभु, समाजवाद, अखंडता और कुछ अन्य। अगर आपसे पूछा जाए कि उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना के अनुसार उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है न्याय स्थापित करना, स्वतंत्रता एवं समता एवं बंधुत्व स्थापित करना उद्देश्य होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना लागू होने की तिथि क्या है, तो तिथि है 26 नवंबर 1949। मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि प्रस्तावना कौन से देश से ली गई है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो वहाँ पे होगा ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं कि प्रस्तावना के तत्व कौन से हैं। प्रस्तावना के तत्व, तो अब अगली हेडिंग लगाइए, प्रस्तावना के तत्व। तो स्टूडेंट्स, प्रस्तावना के मूल 4 तत्व होते हैं। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत है प्रस्तावना। संविधान के अधिकार का स्रोत है प्रस्तावना। क्या होता है इसका अर्थ? प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करती है। भारत के लोगों से प्रस्तावना शक्ति अधिग्रहित करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना का दूसरा तत्व कौन सा है,
तो भारत की प्रकृति कौन सी है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, अखंडता। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरी, तो संविधान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अखंडता, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और तत्व में तीसरा है लागू होने की तिथि। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो ये 4 पढ़े थे कि प्रस्तावना की शक्ति, प्रस्तावना की प्रकृति, उद्देश्य और तिथि, इन्हें हम प्रस्तावना के तत्व कह सकते हैं। यही चीज़ हमने दोबारा यहाँ पे पढ़ी है। स्टूडेंट्स, अब हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ इम्पोर्टेंट क्या होंगे कि प्रस्तावना में मुख्य शब्द। तो आइए देखते हैं, पहला शब्द प्रस्तावना में प्रयोग होने वाला है संप्रभुता। क्या होता है संप्रभुता? स्टूडेंट्स, अगर मैं एक आम भाषा में इसका अर्थ समझाऊं तो इसका अर्थ होता है कि ऐसा कोई भी देश जो किसी अन्य देश के डोमिनियन ना हो, अर्थात वो किसी के कंट्रोल में ना हो, अर्थात ऐसा देश जो स्वतंत्र हो, अर्थात ऐसा देश जो अपने आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मामले स्वयं लेता हो, अर्थात ऐसा देश जिस पर किसी अन्य देश का दबाव ना हो, ऐसे देश को संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या भारत संप्रभु राष्ट्र है? तो हाँ। तो आइए देखते हैं संप्रभुता शब्द का आशय कि वह देश किसी भी अन्य देश का डोमिनियन नहीं होना चाहिए, अन्य किसी देश का डोमिनियन नहीं होना चाहिए या अन्य किसी देश के अधीन नहीं होना चाहिए, अर्थात वह देश स्वतंत्र होना चाहिए, अर्थात वह देश अपने आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय मामले स्वयं लेता हो, आज़ादी से लेता हो, स्वतंत्रता से लेता हो। यद्यपि 1949 में भारत ने राष्ट्रीय मंडल की सदस्यता स्वीकार की थी। तो क्या भारत की संप्रभुता खंडित हुई? तो नहीं, क्योंकि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, लेकिन संविधान से अलग ये घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। इस प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी भी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है। तो ये होता है संप्रभु अर्थ का मतलब। अब दूसरा देखते हैं समाजवादी। स्टूडेंट्स, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की हो सकती है, अर्थात कोई भी देश एक तो समाजवाद हो सकता है, कोई भी देश पूंजीवादी हो सकता है और कोई भी देश मिश्रित अर्थव्यवस्था हो सकती है। जब किसी देश में संपूर्ण सत्ता का नियंत्रण, संपूर्ण संसाधन पर नियंत्रण समाज का हो, जब निजी व्यक्ति के हाथ में हो, जब समाज और निजी व्यक्ति दोनों के हाथ में हो, तो ऐसे राष्ट्र को समाजवादी, पूंजीवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मैंने आपको दूसरे लेक्चर में बताया था कि ऐसे देश को कहते हैं प्रथम विश्व के राष्ट्र, इन्हें कहते हैं द्वितीय विश्व के राष्ट्र एवं इन्हें कहते हैं तृतीय विश्व के राष्ट्र। स्टूडेंट्स, भारत तृतीय राष्ट्र का सदस्य है। तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाता है एवं जो राष्ट्र समाजवादी अपनाता है, जैसे कि रशिया, और पूंजीवादी अमेरिका। तो स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द यूज लिया गया है, क्या वह यही समाजवाद अर्थव्यवस्था बताना चाहता है? तो स्टूडेंट्स, नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद का लक्षण अलग है। स्टूडेंट्स, वर्ष 1976
वर्ष 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में समाजवाद शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, अर्थात उससे पहले वह प्रस्तावना में शामिल नहीं था। अब ये बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। अर्थात गरीबी, उपेक्षा, बीमारी एवं अवसर की असमानता को समाप्त करना ही भारत का उद्देश्य है। अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था समाजवाद करना नहीं है इसका उद्देश्य। अर्थात भारत का उद्देश्य आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि भारत उस समय जब भारत रशिया के क्लोज जा रहा था तो भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था के क्लोज जा रहा था, लेकिन वर्तमान में भारत अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था के मापदंडों को बदलता रहता है। जैसा कि कहा जाए तो उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति ने भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बना दिया था। स्टूडेंट्स, अगर बात ध्यान से देखा जाए तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे है, तो स्टूडेंट्स भारत ने 1976 में अपनी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़कर प्रथम विश्व के राष्ट्र से अपनी नज़दीकियां बढ़ाई थी और इसी प्रकार 1993 में एलपीजी अपनाकर पूंजीवादी राष्ट्रों से अपनी नज़दीकियां बताई थी। स्टूडेंट, इसी प्रकार कहते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का अर्थ समाजवादी अर्थव्यवस्था न होकर भारत की जन कल्याणकारी योजना को बढ़ावा देना है। अब देखते हैं अगला, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। स्टूडेंट्स, जब किसी देश की कानून व्यवस्था पर किसी भी विशेष धर्म का प्रभाव ना हो, ऐसे राष्ट्र को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। स्टूडेंट्स, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ऐसे राष्ट्र को कहते हैं जहां पर देश में सभी धर्म समान हो, अर्थात उन्हें सरकार का समान समर्थन मिलता हो। ऐसे राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। तो लक्ष्मीकांत की भाषा में पढ़े तो एक बार धर्मनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा था कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि इनमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच धर्म के रिलेटेड अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि धर्मनिरपेक्ष की प्रकृति भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अलावा कहाँ देखी जाती है, तो इसकी प्रकृति अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य धर्म की स्वतंत्रता के रूप में मौलिक अधिकार के रूप में देखी जाती है। धर्म की स्वतंत्रता। स्टूडेंट्स, अगला शब्द है लोकतंत्र, यानी कि जब देश में सत्ता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुनी जाए तो वह लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा। स्टूडेंट्स, अगला शब्द देखें तो वह है गणतंत्र। स्टूडेंट्स, जब किसी राष्ट्र के प्रमुख को जनता द्वारा चुना जाए, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति, तो ऐसे राष्ट्र को गणतंत्र राज्य कहते हैं। एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था के एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक होता है राजाशाही लोकतंत्र, एक होता है गणतंत्र। राजाशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर उत्तराधिकारिता के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है, जैसे कि ब्रिटेन में। वहीं अगर गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर
सत्ता में आता है, वजह से कि अमेरिका। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आते हैं। गणतंत्र के अर्थों में दो और बातें शामिल होती हैं। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता, किसी एक व्यक्ति जैसे कि राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होना, अर्थात राजनीतिक जो संप्रभुता रहती है वो एक व्यक्ति के हाथ में होगी तो वो राजशाही होगी, और वह जनता के हाथ में होगी तो वह लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का फायदा है कि भेदभाव कम होगा एवं प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक धर्म को बराबर का बढ़ावा मिलेगा। अगला है न्याय। नेक्स्ट कीवर्ड है अपना न्याय। स्टूडेंट्स, संविधान की प्रस्तावना में विभिन्न प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अलावा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एवं नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में हमें विभिन्न अनुच्छेदों में हमें न्याय शब्द का उल्लेख मिलता है। स्टूडेंट्स, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? स्टूडेंट्स, हर एक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना ही सामाजिक न्याय होता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, रंग एवं धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति, जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी तथा महिला की स्थिति समाज में बराबर होना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। स्टूडेंट्स, अगला है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना, यह होता है आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना, चाहे वह राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो, चाहे वह राजनीतिक सरकार तक पहुंचने की बात। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, इन शब्दों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। इन शब्दों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। अपना नेक्स्ट शब्द होगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अगर बात की जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। स्टूडेंट्स, हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब देखते हैं स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधि पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति, साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता प्रस्तावना में हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। स्वतंत्रता का उल्लेख मौलिक अधिकार के जरिए अनुच्छेद में भी दिया गया है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता का अधिकार है कि संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षिप्त में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार
शर्त रहित नहीं है, एक शर्त पर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाएगी। अगला वर्ड है समता। समता, समता, समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध ही समता कहलाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं: नागरिक, राजनीतिक एवं आर्थिक। मौलिक अधिकार में निम्नलिखित प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि समता का प्रयोग प्रस्तावना के अलावा कहाँ पे है, तो वह होगा मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार में। स्टूडेंट्स, अब एक वर्ड और बचता है, बंधुत्व। बंधुत्व, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। स्टूडेंट, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई क्षेत्र अथवा वर्ग विविधता से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना प्रोत्साहित करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बंधुत्व का प्रयोग प्रस्तावना के अलावा कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज में बंधुत्व का प्रयोग किया है। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातें को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश में एकता। बंधुत्व में 2 बातों की पालना करनी होगा: व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द, इस अखंडता शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। और ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1976 में। स्टूडेंट्स, संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे के.एम. मुंशी। उनके अनुसार एक व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई एवं तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। स्टूडेंट्स, देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत शब्द का प्रयोग भारत का वर्णन भारत के राज्य संघ का रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसमें भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण भी शामिल है। स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन पैदा होता है, मतलब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक चीज सबसे पहले याद रखनी होगी कि संशोधन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है। स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। यह प्रश्न भारतीय संविधान में सबसे पहले 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उठा। यह विचार सामने आया कि क्या प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है।
तो अगर वह संविधान का भाग नहीं है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। न्यायालय ने अपना यह मत बेरुबारी वाद 1960 के तहत दिया गया, कहा कि पूर्व में इस केस को संदर्भित निर्णय गलत था और कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना के रिलेटेड क्या व्यवस्था है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, 1960 में बेरुबारी वाद हुआ, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हुआ। इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। स्टूडेंट्स, यहां पे एक वर्ड देखिए, मौलिक ढांचा। मौलिक ढांचा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि ऐसी कोई भी विधि जो मौलिक ढांचे को नष्ट करती हो या मौलिक ढांचे पर अतिक्रमण करती हो, ऐसी विधि को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी एवं ऐसी विधि को न्यायालय या तो हटा देगा या उसे संशोधित करेगा। स्टूडेंट्स, प्रस्तावना संविधान का भाग है एवं जो कोई भी विधि संविधान का भाग है उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। स्टूडेंट्स, अगर आपसे आज की व्यवस्था में कहा जाए कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है तो हाँ। अब प्रस्तावना को लेकर एक विवाद था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो इसमें हमने दो केस पढ़े, 1960 का ये बेरुबारी वाद और 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इन्हें मैं आपको एक फॉर्मेट में समझाता हूं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जब बेरुबारी वाद 1960 में हुआ तब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने के लिए प्रस्तावना एक संविधान की कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्था के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। इसमें कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और उच्चतम न्यायालय ने यह महसूस किया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे अन्य भागों की तरह संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा मिस्टेक बताया कि बेरुबारी वाद में प्रस्तावना संविधान का भाग है ये कहा गया, लेकिन ये कहा गया था कि बेरुबारी वाद 1960 में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य भाग में संशोधन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड अपना लेक्चर। इसमें हमने सबसे पहले प्रस्तावना देखी थी। स्टूडेंट्स, आपको प्रस्तावना अपने मुक्त जबान पर याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ है, कितनी स्वतंत्रता का उल्लेख है, कितने समता का उल्लेख है, तो अगर आपको प्रस्तावना याद रहेगी तो आप इनका जवाब आसानी से दे पाएंगे। आइए प्रस्तावना एक बार दोबारा देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे पहले उद्देशिका नाम दिया गया था। प्रस्तावना यह है कि हम भारत के लोग, एक बार आप साथ में बोलिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। अगर आपसे पूछा जाए न्याय तो 3 न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। एक बार इसे साफ कर देते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्म अर्पित करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने पढ़ा कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश की, जिसको वर्तमान में प्रस्तावना कहा जाता है, और इसकी स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को हुई थी। इसके रिलेटेड कुछ तथ्य देखे थे हमने कि सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया था और उसके बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। प्रस्तावना के रिलेटेड कुछ हमने पढ़ा कि संविधान का परिचय किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। संविधान का सार किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। संविधान की भूमिका किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। संविधान का परिचय N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा है। हमने पढ़ा कि प्रस्तावना में आज तक एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके आगे हमने पढ़ा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना के अलावा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि रीट का अधिकार, इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। हमने भारतीय राज्य की प्रकृति प्रस्तावना के अनुसार पढ़ी है। भारतीय राज्य संप्रभु है, समाजवाद है, अखंडता है। फिर हमने पढ़े कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हमने पढ़े कि इसमें 4 तत्व है, एक शक्ति, एक प्रकृति, एक उद्देश्य और एक तिथि। शक्ति में भारत के लोगों में शक्ति निहित है। संप्रभु भारतीय संविधान राज्य की प्रकृति है, संप्रभु समाजवाद और अखंडता। उद्देश्य है न्याय स्थापित करना, कितने 5, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, न्याय 3, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। स्टूडेंट्स, यहाँ दी इसकी लागू होने की दिनांक। फिर हमने प्रस्तावना पढ़ी अमेरिका से ली गई और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। स्टूडेंट्स, इसके आगे हमने कुछ मुख्य शब्द पढ़े प्रस्तावना के रिलेटेड कि संप्रभु शब्द का अर्थ क्या होता है, समाजवादी शब्द का अर्थ क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, न्याय क्या होता है, स्वतंत्रता का अर्थ, समता का अर्थ और बंधुता का अर्थ। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, 1960 के बेरूबार विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी फैसले को 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है एवं उसमें इसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य भाग में किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने आपको एक मौलिक ढांचा बताया कि मौलिक ढांचा क्या होता है। प्रस्तावना केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक ढांचे शब्द की व्यवस्था दी और कहा कि ऐसी कोई भी विधि जो मौलिक ढांचे को हानि पहुंचाती हो उन्हें संशोधन किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान में कैसे शामिल की गई, क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, क्या है इसका भारतीय संविधान में प्रयोग, और हमारे एग्जाम के नज़रिए से क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। स्टूडेंट्स,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लेक्चर को आज हम यही ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रिलेटेड प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद से एवं भारतीय संविधान के जो 22 भाग है उनकी शुरुआत करेंगे। इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।